Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Yesterday we were discussing about the opening stanza of the poem, a poem of dedication composed by Nizam Ezekiel. So today we will start the second stanza of the poem. So let's start. There is a landscape, certainly the sea, among its broad realities attracts because it's a symbol of the free, demonic life within, hardly suggested by the surface facts and reverse what a man can hope to win. By simple flowing, learning how to flow, and trees imply an obvious need of roots. Besides that, all organic growth is slow, but both poetry and living illustrate each season brings its own peculiar fruits, a time to act, a time to contemplate. So let us start with the difficult meanings of the words. यहाँ पे वर्ड आया है फर्स्ट लाइन में लैंडस्केप, इसका मीनिंग होता है सीन्स ऑफ नेचर या प्रकृति के दृश्य कह सकते हैं। एक फोर्थ लाइन में वर्ड है डेमोनिक। डेमोनिक मतलब होता है वेरी लार्ज, ह्यूज, काफी बड़ा, विशाल कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सी काफी बड़ा होता है, विशाल होता है। तो नेक्स्ट है सरफेस फैक्ट्स। सरफेस फैक्ट्स होते हैं जो सतह पे दिखाई देती है चीजें, जो मतलब नीचे की गहराई को ना देखते हुए जो केवल सतह पे दिखाई देती हैं। जैसे कि किसी समुद्र में कोई 2-3 फीट की जो बर्फ जम जाती है वो सतह पर है, तो अगर वो हम सतह पे बर्फ देख रहे हैं तो उससे हम उस सी की गहराई को नहीं देख सकते, तो वो हमारे लिए एक सरफेस फैक्ट्स हो जाएगी। और पेकुलियर मतलब होता है कि बहुत विचित्र। पेकुलियर होता है विचित्र, विशिष्ट प्रकार का या विचित्र प्रकार का कुछ। पेकुलियर फ्रूट मतलब विचित्र प्रकार का फ्रूट। पोएम स्टार्ट करते हैं। तो देयर इज अ लैंडस्केप सर्टेनली द सी, की जो सी है। अब यहाँ पे इस स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा में हम लोगों ने देखा था कि पोइट अपनी इमेजिनेशन में सी को देखता है, उसकी वास्टनेस को देखता है, उसकी जो विशालता है उसको इमेजिनेशन में देखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका बेसमेंट रूम है वो काफी ज्यादा छोटा था। और यहाँ पे हम देखेंगे कि वो अपनी रियलिटी से जो सी की रियलिटी है उससे जाके मिलता है और वास्तव में वो सी को देखता है कि जो वास्तव का सी है और जो उसकी इमेजिनेशन का सी है, समुद्र है, वो उसमें काफी जमीन आसमान का फर्क है, काफी विशाल है वो। तो पोइट को एक आराम की अनुभूति होती है, वो नेचर के सीन को देखकर, उस समुद्र को देखकर एक आराम महसूस होता है अंदर से। इतने दिन से वो बेसमेंट रूम में बंद था और अब वो सच में वो समुद्र देख रहा है, तो उसे काफी आराम महसूस हो रहा है। अमंग इट्स ब्रॉड रियलिटीज अट्रैक्ट्स, कि उसकी जो विशालताएं हैं, जो उसकी रियलिटीज की विशालताएं हैं, वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। कि जब हम फिजिकली किसी सी को नोटिस करते हैं तो वो हम देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा विशाल है, उसकी कितनी वास्टनेस है, उसका एक पेकुलियर अट्रैक्शन होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट आकर्षण होता है उस समुद्र में। बिकॉज इट इज़ अ सिंबल ऑफ फ्री डेमोनिक लाइफ विद इन, क्योंकि ये एक बहुत विशाल आज़ादी का एक सिंबल होता है। आज़ादी का यहाँ पे सिंबल आए, आज़ादी का मतलब आएगा यहाँ से कि उसमें बहुत ज़्यादा विशालताएं होती हैं, बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं, कि लेकिन ये डिफरेंट होता है किससे, ये अपने वास्तविक रूप से और इमेजिनेशन से। इमेजिनेशन में जो कोई सी को देखता है और जो रियलिटी में देखता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और यहाँ पे सी इस चीज़ को भी डिफाइन कर रहा है कि यहाँ जो हमारी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको हमें समुद्र से हमें सीख लेनी चाहिए, या हमें नेचर से हमें सीख लेनी चाहिए कि हम किस प्रकार से उससे डील कर सकते हैं। जैसे समुद्र इतना विशाल होता है, उसकी हम सतह को देखकर उसके गहराई को हम नहीं नाप सकते, इसी प्रकार जो हमारी लाइफ में जो डिफिकल्टीज आती हैं उसको देखकर हम नहीं पता लगा सकते कि उस मनुष्य में के अंदर कितनी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे होंगे उसकी लाइफ में। हार्डली सजेस्टेड बाय द सरफेस फैक्ट्स। अब सरफेस फैक्ट्स का मतलब वही मैंने बताया कि जो सतह पर जो चीज़ें होती हैं उससे हम किसी की गहराई को नहीं नाप सकते। जैसे कि समुद्र में के ऊपर अगर जैसे 2-3 फीट की, 4 फीट की जो बर्फ जम जाती है, उस बर्फ को देखकर ही हम ये समुद्र की गहराई का मान नहीं लगा सकते कि बस इतना है तो शायद बस इतना ही समुद्र होगा, इतना नहीं, उसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे ही एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हम उसके फिजिकल बिहेवियर को देखकर उसकी गहराई को, उसके अप्स एंड डाउन्स को, उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते। एंड रिवर्स व्हाट अ मैन कैन होप टू विन, कि और हम रिवर्स उन समुद्रों को देखकर ऐसा लगता है कि हम इससे ओवरकम कर लेंगे, इसको पार कर लेंगे समुद्र को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें काफ़ी डिफिकल्टीज आती है उसको जीतने में, उसको पार करने में। यहाँ पे विन का मतलब वैसे तो जीतना होता है, बट यहाँ पे विन का मतलब पार करने से आएगा। तो हमें लगता है कि हम पार कर लेंगे, जैसे हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज होती हैं उसको हमें लगता है कि अरे ये तो छोटी सी है, उसको ओवरकम कर सकते हैं, बट उसको ओवरकम करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। बाय सिंपल फ्लोइंग, लर्निंग हाउ टू फ्लो, हम
यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि हम उससे काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा डीपनेस होती है, समुद्र की बहुत ज़्यादा गहराई होती है उसमें, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे सिंपल फ्लोइंग, कैसे किसी भी परिस्थिति में एकदम सिंपली हमें फ्लो करते रहना चाहिए, सेम अपना नेचर चेंज नहीं करना चाहिए। और लर्निंग हाउ टू फ्लो, कि कैसे हमें एक ही दिशा में बहते रहना चाहिए, कि जब जैसे ना हो कि दुख आ रहा है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, या काफ़ी ज़्यादा सुख आ गया तो हम खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। नहीं, हमें एक ही कॉन्स्टेंट लेवल पे हमें रहना चाहिए। एंड ट्रीज इम्प्लाई एन ओबियस नीड्स ऑफ फूड, जैसे कि एक पेड़ होता है वो जड़ों पे टिका होता है, जड़ें उसकी जब मजबूत होती हैं, पेड़ एकदम सीधा खड़ा रहता है। ऐसे ही हमें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में, कैसे भी प्रॉब्लम्स हो, खुश हो, खुशी हो, दुख हो, कुछ भी हो, हमें कॉन्स्टेंट रहना पड़ेगा, जैसे कि ट्रीज की रूट्स रहती हैं। बिसाइड दैट ऑल ऑर्गेनिक ग्रोथ इज स्लो, और इसके अतिरिक्त कि जितनी भी ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो हमें, ये नहीं कि हमें एकदम से सक्सेस मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। कि ऐसा होता है कि बिसाइड से ऑल द ऑर्गेनिक ग्रोथ इज स्लो, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, धीरे धीरे ग्रोथ होगी तो हमारी जो जड़ें हैं, हमारा जो बेस है वो मजबूत होगा, और हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो नेचर ऐसे अलग अलग तरीक़ों से हमें इस पोइम में एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे हमें अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज़ को फेस करना चाहिए, उससे ओवरकम करना चाहिए, और कैसे नेचर हमें क्या क्या चीज़ें सिखाता है। बोथ पोइट्री एंड लिविंग इलस्ट्रेट, यहाँ पे पोइट कह रहा है कि हमें अपनी पोइट्री के माध्यम से, जैसे पोइट है वो अपनी पोइट्री के माध्यम से जैसे नेचर के बारे में बताना चाह रहा है, तो ऐसे ही हमें नेचर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में। और ईच सीजन ब्रिंग्स इट्स ओन पेक्युलियर फूड, ईच सीजन, वैसे तो सीजन मौसम होता है, बट यहाँ पे ईच सीजन का मतलब आएगा कि हर परिस्थिति में, जैसे कि एंगर है या सैडनेस है या हैप्पीनेस है, जो भी है हमारे इमोशंस है, हमें हर इमोशन में अपने को एक इट्स ओन पेक्युलियर फूड, उसका अपना एक विचित्र फल होता है। हर सीजन, हर माहौल, हर खुशी दुख, सारे इमोशंस अलग अलग तरीके के फल प्रदान करते हैं हमें सब में कॉन्स्टेंट रहना है। अ टाइम टू एक्ट, अ टाइम टू कंटेम्पलेट, कि यही कोई कहता है कि यही वो प्रॉपर समय है, सही समय है कि जब हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जब हम इन सारी डिफिकल्टीज से ओवरकम कर जाएंगे तो हम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। जितना हमें, अगर हम इन डिफिकल्टीज से डर जाएंगे तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो कोई यह कहना चाहता है कि हमें नेचर से अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जैसे सी की हमें वास्टनेस देखनी चाहिए, विशालता, गहराई देखनी चाहिए, रूट, और ट्रीज की हमें रूट्स देखनी चाहिए कि जो ट्रीज हैं वो किस, उसकी रूट्स कितनी मजबूत होती हैं, और कैसे हमें धीरे धीरे ग्रो करना चाहिए, और क्या क्या हमें नेचर से सीखना चाहिए। तो ये सब इस सेकंड स्टैंजा में बताया गया है। अब थर्ड स्टैंजा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो होप आप लोग को ये पसंद समझ में आई होगी पोइम। सो नेक्स्ट स्टैंजा कल देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो बाय।